नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जवाब दिया गया है और करारा जवाब दिया गया और ग्राउंड रियलिटी पर महिलाओं के अधिकारों को बचाते हुए जवाब दिया गया है और यह जवाब कोर्ट से आया। अब यह नहीं होगा कि भैया आपने 3 तलाक दे दिया किसी को तो जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आपको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि एक देश एक विधान एक संविधान, लेकिन 2 कानून। देश में एक ही कानून चलेगा और शरिया से जो चलता है वो उतना ही चलेगा जितना एक समाज के उत्थान के लिए जरूरी। अगर वो किसी के अधिकारों के बीच में आएगा तो फिर कानून भी बीच में आएगा और इंसाफ की राह कानून के जरिए तय होगी। एक महिला जिसको तलाक दे दिया गया, वो महिला कोर्ट पहुंची गुजारे भत्ते के लिए। कोर्ट ने उसको कहा कि बिल्कुल सही है, सीआरपीसी के 125 धारा ये कहती है कि हाँ, महिला को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। अगर पति कमाता है तो उसका एक हिस्सा जाएगा, क्योंकि एक महिला अलग नहीं होती, महिला के साथ बच्चे अलग होते हैं। उन बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? क्या सिर्फ एक बच्चा पैदा कर देना एक पुरुष की जिम्मेदारी को पूरा कर देता है? उसके लालन पालन की जिम्मेदारी कौन लेगा? शरिया में इसको लेकर नहीं है, लेकिन कानून में है और कानून से ही देश चलेगा, शरिया से देश नहीं चलेगा। आज बात इसी मुद्दे। मेंटेनेंस का जुमला जो है, दूसरी शादी ना कर ले या जब तक वो हयात से है, जब तक मर न जाए, शौहर से मेंटेनेंस लेना, ये इस्लामिक शरिया के खिलाफ है। ये किसी भी तरह का कोई दान नहीं है और कोई भी तलाकशुदा मुस्लिम महिला बाकायदा जा सकती है कोर्ट्स में और इसी धारा के तहत अपने लिए मेंटेनेंस की वो मांग कर सकती है। चलिए, शरिया में क्या लिखा है ये बताएं, उससे पहले कानून बताते हैं, क्योंकि कानून ही सर्वोच्च है। और कानून की सीआरपीसी की धारा 125 क्या कहती है और जो नया कानून है उसकी बीएनएसएस की धारा 144 ये कहती है कि भरण पोषण का प्रावधान इसमें किया गया है, महिला के लिए गुजारे भत्ते का प्रावधान किया गया है। और जो ये धाराएं हैं वो धाराएं दरअसल बताती हैं कि किस तरीके से भरण पोषण होगा। कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपना भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन है, उसको बच्चे, पत्नी और माता पिता को भरण पोषण देने का अधिकार है, उससे वो इनकार नहीं कर सकता। और ये धाराएं सीधे उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अब जरा ये भी पढ़िए कि इस्लामिक कानून और तलाक क्या कहता है। दरअसल मुस्लिमों में 3 तलाक यानी कि एक साथ 3 तलाक कानून बोलकर शादी खत्म करने के मुद्दे पर काफी चर्चाएं होती हैं। ऐसा नहीं कि हम पहली बार कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने कानून लाकर 3 तलाक को गैर कानूनी भी बता दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस्लामी कानून के मुताबिक तलाक कई तरह से लिया जाता है। इनमें कुछ में तलाक की प्रक्रिया पति शुरू करता है तो कुछ में इसकी शुरुआत पत्नी कर सकती है। इस्लामी कानून में तलाक यानी शादी खत्म करना, खुल यानी आपसी सहमति से अलग होना और फस्क यानी कि धार्मिक अदालत के समक्ष विवाह विच्छेद करना यानी कि तलाक शामिल है। ऐतिहासिक तौर पर तलाक के नियम शरिया के जरिए शासित होते हैं। हालांकि ये नियम अलग अलग फिरकों में अलग अलग होते हैं। ऐसे में ऐतिहासिक प्रथाएं कानूनी सिद्धांत से अलग होती हैं। इस्लाम में पति और पत्नी दोनों को कई तरह के अधिकार मिले हैं और इसमें तलाक का भी अधिकार मिला है। इस्लाम में 3 तरह के तलाक की बात की गई है। इनमें तलाक हसन है, तलाक एहसन है और तलाक बिद्दत है। ये 3 तरह के कानून हैं। लेकिन 3 तलाक के अलावा इस्लाम में हलाला के बारे में भी कहा गया है। अगर तलाक के बाद पति और पत्नी दोबारा साथ रहना चाहते हैं तो हलाला की जरूरत होती है। आज हम आपको ये नहीं बताएंगे कि हलाला क्या होता है। आप पूछिए जिनको पता है या फिर गूगल कीजिए, आपको पता चलेगा कि हलाला क्या होता है। अब सवाल यह उठता है कि इन 3 तलाक के मायने क्या हैं और जो आज कोर्ट ने फैसला दिया है, क्या वो महिला के अधिकार को प्रोटेक्ट करता है और क्या किसी भी तरीके से वो इस्लाम की मान्यताओं के विपरीत जाता है? क्योंकि कुरीतियों को तो खत्म होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। और महिलाओं को जब सब सर्वोच्च मानते हैं तो महिलाओं को ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता। पुरुष का यह अधिकार है कि अगर वो उससे निकाह करता है तो फिर अगर वो तलाक देता है तो उसको गुजारा भत्ता भी दिया जाए। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता राखी राठौड़ जी, हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता अनुश्री शर्मा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के ध्रुव गुप्ता जी हमारे साथ हैं
और साथ में हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर असगर अली साहब हैं। असगर अली साहब, शुरुआत आपके साथ। क्या कोर्ट के इस फैसले को दोनों हाथों से बाहों फैलाकर आप वेलकम करते हैं? विजेंद्र जी, इस कोर्ट के फैसले में कुछ भी नया नहीं है। जो फैसला ये सुनाया गया है कि कोई भी शादीशुदा महिला जो है उसके लिए भत्ता और विवाह विच्छेद होने के बाद उसके लिए भत्ता, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। कोई इंसान किसी के वैवाहिक जीवन में रहा ही नहीं। पहली चीज आप ये समझ लें और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शक इस बात को समझ लें कि इस्लाम में शादी विवाह जन्म जन्मांतर का मामला नहीं है। अगर किसी एक स्थान पर आकर ऐसी सिचुएशन आ गई है कि दोनों पति पत्नी अब साथ नहीं रह सकते, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पति अपनी पत्नी को किसी की भी हवाले छोड़कर चला जाए और कोई लंबी दिशाएं बादशाह बन जाए, कहीं भी रहे और पत्नी उसकी कहीं भी पड़ी रहे। ऐसा इस्लाम में नहीं है। विवाह विच्छेद का दिया गया कि वो भी अपना विवाह विच्छेद कर ले, अपने आराम से रहे और वो भी अपने आराम से रहे। और जब वो उसकी पत्नी रही नहीं तो फिर काय का असगर अली साहब जरा बताइए भाई, अगर तलाक कहिए ना आप, विवाह विच्छेद क्या है सर? तलाक शब्द का इस्तेमाल है, तो तलाक शब्द इस्तेमाल कीजिए। और अब ये बताइए कि एक महिला का तलाक हो गया, वो कहाँ अपनी शांति से रहे? कहाँ रहे? पिता का घर तो पराया हुआ, पति का घर रहा नहीं, वो कहाँ रहे? और उसके साथ जो नन्हे मुन्ने बच्चे घूम रहे हैं, जो 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, वो कहाँ जाएं फिर? देखिए, एक चीज बताऊं, तलाक शब्द अरबी का शब्द है और आपके व्यूअर जो है हिंदी सुनने वाले हिंदी भाषी है, तो उनके लिए विवाह विच्छेद बहुत अच्छा शब्द है जो कि कोर्ट भी यूज करती है। विवाह विच्छेद यानी विवाह खत्म हो गया। विवाह खत्म हो गया तो वो पत्नी नहीं रही। सर, विवाह तो 7 जन्मों का होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थोड़ी ना है। हाँ, मैंने यही कहा कि इस्लाम में विवाह जन्म जन्मांतर का संबंध नहीं है। हाँ, तो विवाह विच्छेद मत कहिए ना सर, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कहिए और तलाक कहिए भाई। इस्लाम में विवाह जन्म जन्मांतर का नहीं है कि कोई शख्स अपनी पत्नी को छोड़कर बुढ़ापे में छोड़कर भाग जाए और उसकी परवाही नहीं। अपनी पत्नी को छोड़कर बुढ़ापे में छोड़कर भाग जाए और उसकी परवाही नहीं करे, ऐसा इस्लाम में नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से परेशान हो गया, उसको आग लगा के मार दे, ऐसा इस्लाम में नहीं है। विवाह विच्छेद का रास्ता इस्लाम देता है कि आसानी से दोनों पति पत्नी अपना जीवन सुव्यवस्थित होकर कहाँ रहे? तो विवाह विच्छेद मैं एक बच्ची का बाप हूँ, मैं एक बच्ची का बाप हूँ सर, मुझे लगता है आपकी भी बेटी होंगी सर। अब जरा ये बताइए, निकाह किया उनका और किसी ने चाय गर्म नहीं दी और उसको 3 तलाक दे दिया, अब वो बच्ची कहाँ जाएगी? आजीवन आपके पास रहेगी? अब सुनिए मेरी बात, क्योंकि इस्लाम की सही पता नहीं होने की वजह से लोग भ्रांतियां होती हैं। इस्लाम ने यह आदेश दिया है कि विवाह विच्छेद होने के पश्चात पत्नी के साथ बच्चे नहीं रहते, बच्चे रहते पति के साथ। वाह! लेकिन हमारे यहाँ लेडीज जो है उसकी ममता इतनी होती है कि वो बच्चों को छोड़ती नहीं है, इसलिए बच्चों का विवाह भत्ता जो है वो पति को देना पड़ता है। अरे सर, तो मैंने यही तो कहा भाई कि दोनों बाहों से स्वीकार कर रहे हैं ना कि अच्छा फैसला है। उसका भत्ता भरण पोषण सब पति को करना। अली असगर साहब, पूरी जलेबी बना दी आपने भाई। आप भी तो वेलकम ही कर रहे हैं, तो खुलकर कहिए ना कि हाँ मैं वेलकम कर रहा हूँ। कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा और ये होना चाहिए। कुछ समझ नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सुनिए, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि पत्नी जब वो रही नहीं पति की, तो वो क्यों उसको भरण पोषण देगा? वो आजाद है, वो अपनी शादी भी कर सकती है, दूसरा विवाह कर सकती है। इस्लाम में मना थोड़ी है। दूसरा विवाह करे, दूसरे पति से भरण पोषण ले, ये दूसरा विवाह करे, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरे विवाह के बाद भरण पोषण नहीं होता? थोड़ी तो जानकारी आप रखते होंगे, थोड़ी तो जानकारी रखते होंगे। ध्रुव गुप्ता जी, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से। ध्रुव जी, जरा ये बताइए भाई, ये तो एक बेहतरीन फैसला है, सबको इसका स्वागत करना चाहिए। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय पूरे भारतवर्ष पे लागू होता है और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को खुले दोनों हाथ से हम वेलकम करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात समझने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट कोई लॉ नहीं बनाता, सुप्रीम कोर्ट लॉ इंटरप्रेट करता है। बिल्कुल ठीक। तो ये बात है, ये लॉ पार्लियामेंट का इनेक्टेड लॉ है जिसका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने एकदम सही शब्दों में दिया है। क्योंकि अगर इन दोनों ये 1986 लेजिस्लेशन की जो ये मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज 1986 एक्ट है, उसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 125 के साथ पढ़ा जाए
तो दोनों कानून आपस में इस तरीके से म्यूचुअली लागू होते हैं कि अगर किसी भी एक लेजिस्लेशन के अंडर मेंटेनेंस दी गई है तो वो दूसरे लेजिस्लेशन के अंडर मेंटेनेंस देने के टाइम पे ऑफसेट करी जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों लेजिस्लेशंस के अंडर सेपरेट मेंटेनेंस मिलेगी। ठीक बात है। उसके तहत जो जजमेंट दिया है, जो निर्णय हुआ है, वो एकदम कानून के दायरे में रह के दिया है और एग्जैक्टली लेजिस्लेचर के इंटेंशंस को फॉरवर्ड करते हुए किया है। ठीक है, और ये बताइए, अगर कोई कोर्ट जा ही नहीं रहा है और 3 तलाक हो गया और उसको गुजारा भत्ता भी नहीं मिल रहा है, उस पर क्या होगा फिर? अगर ट्रिपल तलाक होता है तो 2019 का जो नया इनेक्टमेंट आया है पर्सनल लॉज में, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज 2019 एक्ट करके लेजिस्लेशन आया है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ट्रिपल तलाक को वॉइड कर दिया था। अब उसके तहत एक कानून आया है। ये 2019 के कानून के हिसाब से अगर किसी ने ट्रिपल तलाक का प्रोनाउंस किया तो पहली बार तो उसके लिए पनिशमेंट सेक्शन 3 ऑफ 2019 एक्ट में प्रिस्क्राइब है, जिसमें जेल जा सकता है आदमी। और जहां तक मेंटेनेंस की बात है, मेंटेनेंस के लिए भी स्पेशल प्रोविजन कार्व्ड आउट है उसके अंदर सेक्शन 5, जो ये क्लियरली बोलता है कि अगर इस तरीके का डिवोर्स करता है कोई आदमी मुस्लिम औरत के साथ तो उसको वहां पे मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। ठीक है, अब हमारे साथ बने रहिए राकेश राठौड़ जी। भाई, इसका बीजेपी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी जो कानून बनते हैं वो सरकारें बनाती हैं और सरकारें अलग अलग दौर में अलग अलग पार्टियों की रही हैं। आपको लग रहा है कि जो दरअसल ये फैसला आया है ये बेहतरीन फैसला है और बीजेपी की भी जो अल्पसंख्यक विंग है वो इसको मैक्सिमम प्रमोट करेगी कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है और इसके हिसाब से गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, क्योंकि महिला प्रोटेक्शन, महिलाओं के अधिकारों का प्रोटेक्शन ये सर्वोपरि है। बिल्कुल ठीक था कहा आपने विजेंद्र जी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। उस लाइन को भी कोट करना चाहूंगी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये खैरात नहीं है, ये महिला का अधिकार है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है जिसको असगर जी नहीं समझ सकते और मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी मानसिकता वाले लोग नहीं समझ सकते कि ये कितना जरूरी है एक महिला की। उन्होंने 2-3 शब्दों का प्रयोग किया, आराम से, आसानी से। मैं कुछ उदाहरण देना चाहती हूं, मैं पूछना चाहती हूं किसके लिए आसानी और आराम रहा और किसके लिए परेशानी रही। मध्य प्रदेश के अंदर एक महिला को इसलिए तलाक दे दिया जाता है सड़क पे खड़े हुए क्योंकि वो अपने पीहर से 2 लाख रुपए नहीं लेकर आई होती। ऐसे ही बरेली के अंदर बेटी पैदा नहीं हुई इस कारण से तलाक दे दिया गया। गाजियाबाद के लोनी के अंदर इसलिए तलाक दे दिया गया क्योंकि खाना जो है वो नहीं बना पाई, उसे तेज बुखार था। ऐसे ही बागपत के अंदर चाय नहीं बनाई इसलिए तलाक दे दिया गया। गुटखा खाने के लिए पैसे नहीं दिए इसलिए तलाक दे दिया गया। मटन नहीं बनाया इसलिए तलाक दे दिया गया। इस तरह के रीजन से, ऐसे कारणों से अगर किसी महिला को तलाक दे दिया जाता है तो क्या उसको यह भी अधिकार नहीं है कि वो अपना गुजारा भत्ता मांग सके? और मुझे लगता है कि अगर असगर जी की खुद की बहन होती या बेटी होती तो मैं पूछना चाहती हूं आपका स्टैंड कहां होता। इन कारणों से अगर किसी महिला को अगर तलाक मिल जाता है और उसके बाद में अगर वो गुजारा भत्ता लेने लायक स्थिति में भी नहीं है तो किसके लिए आसानी है, किसके लिए आराम और किसके लिए दुश्वारियां हैं? बच्चे हैं, साथ में बहुत सारी फैमिलीज होती है और जैसा आपने कहा माँ बाप का घर छोड़कर, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता यह है कि माँ बाप का घर छोड़ करके महिला आती है और महिला अधिकारों की जब हम बात करते हैं तो इस तरह से ये लोग साइड लेते हैं। तो मुझे लगता है असगर जी इसको बड़े सोच के साथ करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की आपने जहां तक बात की, हमारा विंग तो लगातार ही इस बारे में काम कर रहा है। 3 तलाक के लिए जो कानून की अभी बात हो रही थी हमने किया। ऐसे ही हज पर जाने वाली जो महिलाएं हैं उनके साथ में किसी पुरुष साथी की जो अनिवार्यता थी उसको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। धारा 370 में भी कश्मीर में अगर मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार मिला, वाल्मीकि समाज को भी अधिकार मिला, मुस्लिम महिलाओं को भी वहां पर जमीन में अपने अधिकार मिला, तो ये काम जो है भारतीय जनता पार्टी का है। उत्तराखंड के अंदर हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की और आज आपके चैनल के माध्यम से यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए फिर एक जिस तरह से जरूरत है, मैं आपको फिर बात याद दिलाना चाहती हूं सुनने वालों को भी, क्योंकि यूसीसी मुख्य तौर पर महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए ही आएगा जिससे महिलाओं को अपनी शादी में, तलाक में, प्रॉपर्टी में हर जगह अधिकार मिल सके। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और अभी जो ध्रुव जी बात कर रहे थे वो शाहबानो वाला केस था, बिल्कुल एक वो कलंक था विजय। ठीक है, लेकिन ये जो 370 है मुझे लगता है वो 35A के तहत अधिकार था कि अगर एक कश्मीर की महिला हिंदुस्तान के किसी कोने में शादी करती है तो उसकी वहां से सिटीजनशिप चली जाती थी, उसको बेदखल हो जाती थी प्रॉपर्टी से। लेकिन अगर वही महिला पाकिस्तान के किसी पुरुष से शादी करती थी तो उस पाकिस्तान के लड़के को भी कश्मीर और हिंदुस्तान की नागरिकता मिलती थी, जिसको 35A को बीजेपी ने खत्म किया है। लेकिन अनुश्री शर्मा जी, कांग्रेस क्या इस फैसले को वेलकम करती है और क्या वो ये कहती है कि हां ये कानून किसी भी सूरत में ना तो शरिया के खिलाफ है,
ना मुस्लिम समाज के खिलाफ है और ना ही हिपोक्रेसी के तहत दिया गया फैसला है जो एक सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन के खिलाफ जा रहा है। निश्चित तौर पे विजेंद्र जी, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं क्योंकि महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए। जैसा कि अभी जो बड़ी बहन है राखी जी, उन्होंने भी कहा था कि इस तरीके की जो मानसिकता रखते हैं, आज हम भारत में रह रहे हैं और जिस तरीके से संस्कृति चलती आई है, या फिर एक महिला को उसका अधिकार निश्चित तौर पे मिलना चाहिए। आज महिला अगर किसी भी बात को लेकर अगर तलाक हो जाता है तो उसके पीछे बच्चे होते हैं, वो बच्चे कहाँ रहेंगे, किसके साथ रहेंगे, क्योंकि औलाद तो दोनों की होती है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो पति है, पिता है, उसका होता है कि उनको मेंटेनेंस देना चाहिए। दूसरी बात, अभी मैं पूछना चाहूंगी कि फैसला निश्चित तौर पे पूरी तरह स्वागत योग्य है, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी की जो विंग आप साथ बता रहे थे और बहन जो साथ बता रही थी, मेरे को एक चीज समझ नहीं आती। अभी इन्होंने 3 तलाक की बात करी, बहुत अच्छी बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज की जो जनता देख रही है, जो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति फैला रहे हैं जिस तरीके से, मैं इतना सा पूछना चाहूंगी, अगर इनको मुस्लिमों की इतनी ही चिंता है तो क्यों ये मुस्लिम महिलाओं को एजुकेशन नहीं देते? क्यों इनकी पार्टी में मुस्लिम महिलाओं का या किसी मुस्लिम प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व नहीं है? आप चाहे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की बात ले ले या फिर विधानसभाओं की ले ले। अच्छा, एजुकेशन नहीं देते मतलब क्या सरकारी स्कूलों के बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि भाई मुस्लिम बच्चियों को नहीं देनी है एंट्री, ऐसा कुछ है? जी देखिए, अगर इनके दिमाग में कुछ है तो इनको निकालना चाहिए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई कि ऐसा कोई बोर्ड लगा हुआ है? मेरा स्पष्ट सीधा सा इतना, किसी सरकारी स्कूल में बोर्ड लगा है क्या कि भाई मुस्लिम बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाएगा? और दूसरी चीज, भेदभाव नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी द्वारा हिंदू मुस्लिम की गहरी राजनीति की गई है। अरे मैम, इस मामले में सिर्फ महिला है और महिलाओं की अगर इतनी बात लेते हैं तो क्यों प्रधानमंत्री मणिपुर के किस्से पे चुप थे? क्यों महिला पहलवानें जब भारत की दिल्ली की सड़कों पे बैठी थी तो क्या? मुझे लगता है कि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे पहले अनुश्री जी को, राजीव गांधी जी को कंडेम करना चाहिए, जिन्होंने 1986 के अंदर शराबानों केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जाकर के नाम किया था पार्लियामेंट के अंदर। अनुश्री, सबसे पहले ये बताइए, राजीव गांधी ने गलत किया क्या? राजीव गांधी ने गलत किया था क्या? राजीव गांधी ने गलत किया था क्या? शराबानों को न्याय मिलना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट से। अनुश्री जी, आप बता दीजिए, राजीव गांधी को सही किया या गलत किया? राजीव गांधी ने सही किया, आप लीक से हट के कहीं पर भी कुछ भी बोलेंगे, ये गलत है। राजीव गांधी ने सही किया था क्या? अनुश्री जी मैम, देश आजाद कब हुआ? 1947। संविधान लागू कब हुआ? 1950। बीजेपी तो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, हाँ या ना? नहीं कर रही थी ना मैम, कांग्रेस से देश चला रही थी। अब जरा ये बताइए, जब एक देश था तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग से कैसे चला? उनके कानून अलग से कैसे चले? एक ही देश था ना मैम, ये तो बीजेपी नहीं लेकर आई। आज जिस मुद्दे पर हम बहस कर रहे हैं, ये मुद्दा उसी वक्त खत्म हो गया होता जब आप उसको बाईपास करके कहते कि नहीं, देश के अंदर सिर्फ कानून चलेगा क्योंकि एक देश है और एक विधान है। क्या ये नहीं होना चाहिए था? जी निश्चित तौर पे मैं यही बात बोल रही हूँ कि हर समय की एक अलग परिस्थिति होती है। उस समय परिस्थितियां कुछ और थी और 1986 की जब ये बात कर रहे हैं तो उस समय कुछ अलग परिस्थिति। चलिए मैम, कोई बात नहीं, 2010 में आ जाते हैं, ये तो आसपास का ही इलाका है, आसपास का है ना मैम। सांप्रदायिक हिंसा लक्षित विधेयक 2011, चेयरमैन सोनिया गांधी, क्या लिखा था उसके अंदर? अब जानते हैं क्या लिखा था मैम? विजेंद्र जी, किसी भी सूरत में किसी भी हिंसा के लिए कोई अल्पसंख्यक जिम्मेदार नहीं होगा। अगर उस हिंसा के अंदर अल्पसंख्यक महिला के साथ छेड़खानी होती है तो वो अपराध नहीं होगी, वो गैर जमानती अपराध होगा। लेकिन अगर किसी बहुसंख्यक महिला के साथ दुष्कर्म भी हो जाए तो वो कानून के दायरे में नहीं। ये 2010-11 है मैम, और आज आप कह रहे हैं कि बीजेपी ये कर रही है। इस चीज को बोल के विजेंद्र जी, दूसरे पार्ट को तो छुपाया जा नहीं सकता। मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि अगर इतनी बात कर रहे हैं तो इनको और चीजों में भी बात करनी चाहिए। अगर इनको मुस्लिमों की इतनी ही चिंता है तो क्यों नहीं ये और चीजों में लेकर आते? इनकी पार्टी में एक प्रतिनिधि बता दे, आप इनकी पार्टी में एक प्रतिनिधि बता दे, इतना बड़ा मंत्रिमंडल है उसमें एक प्रतिनिधि बता दे, इनसे इनकी मानसिकता झलक जाएगी कि ये करना क्या चाह रहे हैं और भारत की जनता को दिखाना क्या चाह रहे हैं। विजेंद्र जी, जब ये बात शुरू हुई तो एक पॉजिटिव नोट पे अनुश्री जी ने शुरू की। मैंने बताया कि मेरी पार्टी ने क्या किया मुस्लिमों के लिए। अनुश्री जी सुन लीजिए, मैंने अपनी पार्टी का काम बताया कि मैंने मुस्लिमों के आगे बढ़ाने के लिए, उनकी महिलाओं को उनको अधिकार देने के लिए क्या काम किए और आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। 70 सालों के अंदर जब हमारे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मैंने वो बात नहीं करी। बताया ना आपने क्या क्या काम किया। आज अगर हमारे देश के अंदर जो जितनी भी योजनाएं हैं उसमें अगर 37% किसी ने योजनाओं का लाभ लिया है
तो वो माइनॉरिटीज हैं। अगर हमने अलग से कमीशन सेकंड बनाया तो लार्जेस्ट हमने किया। पॉपुलेशन। हाँ, मैं इस शब्द का हमेशा विरोध करता हूं देखिए कि जो 22 से 24% हो वो माइनॉरिटी नहीं हो सकती। तो अनुश्री जी आप बता दीजिए जरा जनता को कि मुस्लिमों के लिए आपने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की, क्योंकि वोट मिलते रहे इसलिए उनका कोई प्रोग्रेस नहीं किया, उन्हें पढ़ने नहीं दिया, उन्हें कभी काम नहीं करने दिया, और इस तरह के जो अधिकार मिलने चाहिए थे महिलाओं को 86 में उसको भी रिवर्ट करने का काम किया तो आप लोगों ने बेहतर ये होता आप अपने काम बताइए। मैंने बताया कि क्या धर्म हमने मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम समाज को आगे लाने के लिए, लेकिन आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ये जो नेगेटिव राजनीति है वो आपकी है। आप ये बताइए विजेंद्र जी, कहां अगर 4 करोड़ मकान बने तो किसने कहा कि मुस्लिम को नहीं मिलेंगे, हिंदू को मिलेंगे? अगर 11 करोड़ घरों के अंदर नल से जल पहुंचा तो किसने कहा हिंदू है कि मुस्लिम है? अगर 14 करोड़ हमने टॉयलेट्स बनाए तो कौन से घर को चेक किया गया कि मुस्लिम का घर है, हिंदू का घर है? आपके प्रधानमंत्री कहते थे कि मुस्लिमों पर सरकारी व्यवस्था का पहला अधिकार है, वो आपने किया। वोट की राजनीति थी, ना उनका उत्थान किया, ना उन्हें आगे आने दिया, और आपके पास में एक भी योजना नहीं है जो बता सके आपकी सरकार ने क्या किया। मेरा आज मुद्दा ये नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने शुरू ही किया मैम तो जरा बताइए अनुश्री शर्मा जी, राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें थी, 25 सीट आपने कितनों को दिया मुस्लिम को? और मुस्लिम पॉपुलेशन क्या है राजस्थान में? बताइए कितने कैंडिडेट थे आपके? विजेंद्र जी बात सिर्फ ये हो रही है कि हमने टिकट भी दिए हैं। अरे मैम कितने बताइए ना, एक नाम तो बताइए भाई किसी सीट से। कौन था कैंडिडेट? हमने सिर्फ वोट लिए हैं। कोई कैंडिडेट नहीं था मैम। जिस तरीके से लेकिन मैं वापस मुद्दे पर आ रहा हूँ। असगर अली साहब, असगर अली साहब भाई, ठीक है मैम। असगर अली साहब, एक मिनट मैम। असगर अली साहब, चाय गर्म नहीं तलाक, मटन नहीं खाया तलाक, पैसे नहीं लाए घर से तलाक, उसके बाद भी आप कहेंगे कि गुजारा भत्ता ना मिले? देखिए, तलाक इस्लाम के अंदर खेत कार्यों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा कार्य है। वैवाहिक जीवन अगर दोनों में सफलतापूर्वक नहीं चल रहा है तो इस्लाम ये आदेश देता है कि इसको जबरदस्ती खींचना नहीं है। अरे सर, चाय गरम नहीं दी तलाक, मटन नहीं बनाया तलाक, खाना गरम नहीं तलाक, खाना बनाया नहीं बुखार में तलाक। मेरी बात सुनिए। और आप ये कह रहे हैं कि इसमें आपने तलाक दे दिया और बहुत बेहतरीन काम कर दिया। मेरी बात सुनिए आप। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैंने क्या कहा कि इस्लाम में ऐसा नहीं है कि कोई अपनी पत्नी को बुढ़ापे में छोड़ के भाग जाए तो उसकी तरफ देखे। अरे सर, शादी के 6 महीने बाद भाग रहे हैं, तो 6 महीने बाद। बुढ़ापे में तो फिर भी संभालने को बच्चे हैं सर। अरे सर, बुढ़ापे में तो संभालने को बच्चे हैं, शादी के 6 महीने बाद छोड़कर चले गए। बुढ़ापे में बच्चे नहीं, बुढ़ापे में जान अजीरन हो रही। बच्चे पैदा, अरे ऐसे भागने वाले लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, उनके बच्चे नहीं है। बुढ़ी औरत क्या करे, ना बच्चे ना कुछ, वापस अपने घर चली जाए। एक मिनट, नहीं, एक मिनट। असगर अली साहब, असगर अली साहब, आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के अंदर महिलाएं बच्चे पैदा करने की मशीन समझ रखी है आप लोगों ने, जिनसे 10-10, 15-15 बच्चे पैदा करें? आप ये कह रहे हैं? आपने मशीन कैसे कहा? आपने ही तो कहा सर, आपने कहा ना मिस्टर विजेंद्र जी, आपने मशीन कैसे कहा? मिस्टर असगर अली साहब, मैं महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता हूं सर, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, और यही समस्या है सर, यही संकीर्ण सोच है, यही संकीर्ण सोच है सर। मैं कह रहा हूं यही संकीर्ण सोच है सर। 6 महीने शादी के हुए बेवजह शादी से अगर किसी ने तलाक दे दिया, आप उस महिला के साथ खड़े होने के बजाय यहाँ बैठकर पैरवी कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि यहाँ कानून के तहत, आप शरिया के तहत आप उसको तलाक दे सकते हैं और वो खुशी खुशी चली जाए। मिस्टर विजेंद्र सोलंकी जी, आप एक नेशनल चैनल पर उसके एंकर हैं मिस्टर विजेंद्र सोलंकी जी, और आप सुप्रीम कोर्ट की हेड स्पीच के कानून को भी जानते हैं। तीसरी चीज ये कि आप अपने शब्द अभी वापस लीजिए। आपने मशीन कैसे कहा औरत को? आप पहले अपने शब्द वापस लीजिए सर। आपने क्या कहा? आपने क्या कहा कि कम्युनिटी है जो बच्चे पैदा नहीं कर पा रही है, बुढ़ापे में बच्चे नहीं है उनके। आप किसको टारगेट कर रहे हैं? आप किसको टारगेट कर रहे हैं सर? ये हेड स्पीच है जो आप दे रहे हैं। किसी को भी दैट इज कॉल्ड हेड स्पीच सर। नारी बैठी हुई है, आपके साथ 2 नारी बैठी हुई है जी। नारी को मशीन कैसे कह रहे हो जी? नारी को मशीन कैसे कहा सर? मशीन ना कहूँ क्या कहूँ? आप बताइए। एक ने शादी की, घर से छोड़कर लाया, एक से शादी की, घर से छोड़कर लाया, उस मशीन ने अच्छी चाय नहीं बनाई, आपने उसको घर से बाहर कर दिया। क्या है ये? अवैध है क्या? ये क्या है? ये अवैध है क्या?
आप बताइए ना क्या है ये? अवैध है क्या? अवैध है? यकीनन अवैध है सर, और इलीगल है आज की तारीख में 3 कानून। और अगर 3 कानून दोगे, अगर 3 तलाक दोगे तो फिर सजा भी मिलेगी और गुजारा भत्ता भी देना पड़ेगा सर। देश कानून से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। असगर अली साहब, देश कानून से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। नारी के प्रति आपकी क्या विचार है? नारी के प्रति आपकी क्या सोच है? ध्रुव गुप्ता जी, वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव गुप्ता जी, सर देश तो कानून से चलेगा ना भाई, शरिया से तो नहीं चलेगा। और मेरा एक सवाल है सर, मेरा सवाल यह है कि भाई अगर चोरी किसी ने की तो शरिया के हिसाब से सजा थोड़ी ना होती है, कानून के हिसाब से होती है। अगर किसी ने किसी को हत्या कर दी तो कानून शरिया के हिसाब से नहीं चलता है, वो कानून के हिसाब से सजा मिलेगी। तो सवाल यह है कि भाई जब एक महिला को किसी ने तलाक दे दिया और कानून यह कहता है कि गुजारा भत्ता उसको मिलना चाहिए, तो फिर इसमें शरिया कहां से आता है? वो कम्युनिटी कैसे आती है जो कहती है कि ये हमारी कम्युनिटी के खिलाफ है, ये हमारे धर्म के खिलाफ है, ये हमारी उन भावनाओं के खिलाफ है जो हम आगे लेकर चलते? मुझे समझ नहीं आता कि महिला के अधिकारों की बात में अचानक से धर्म कहां आ जाता है, शरिया कहां आ जाता है, और कानून के हिसाब से सिर्फ महिलाओं को यह अधिकार क्यों ना मिले? जी पहले मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि तलाक प्रोनाउंस करने के इमीडिएट बाद आपका एंटाइटलमेंट नहीं बन जाता कि आपको तुरंत मेंटेनेंस मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। अगर आप इन कानूनों के प्रावधान पढ़ें, उन सब में लिखा हुआ है कि महिला के लिए भी ये एस्टैब्लिश करना जरूरी है कि वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही, और ये प्रिजम्पशन रहता है कि महिला डिवोर्स के बाद अगर साथ ना रह पाए तो मेंटेन ना कर पाए अपने आप को, तो उसमें कानून में भी खुद के चेक्स एंड बैलेंसेस है। ऐसा नहीं है कि तुरंत ऑटोमेटिक एंटाइटलमेंट मिलता है। यदि आप कानून के प्रावधान के सारे क्लॉजेस को मीट करते हैं, अगर आप रिक्वायरमेंट एस्टैब्लिश कर पाते हैं, तो आपको मेंटेनेंस मिलता है। इसमें कोई रिलीजियस कॉनोटेशन नहीं है। भाषा अगर देखें इन प्रोविजंस की, तो वो सेक्शन 125 सीआरपीसी एब्सोल्युटली न्यूट्रल है। इट अप्लाइज टू ऑल मैरिड वुमेन वेदर दे आर मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स। तो ये मैं जहां तक कानून की इंटरप्रिटेशन की बात है, आई वुड से कि these are secular legislation and there is no question of any कानून तो निष्पक्ष है, और इसलिए कानून के लिए कहा भी जाता है कि भाई आंखों पे पट्टी है। वो ये नहीं देखता कि कौन किस धर्म से, किस समुदाय से है, वो सिर्फ ये देखता है कि किसके साथ नाइंसाफी हुई, कौन पीड़ित है और उसको कैसे इंसाफ दिया जा सकता है। मैं यही तो कह रहा हूं। तो फिर ये क्यों देखा जाता है कि भाई वो मुस्लिम महिला है, वो हिंदू महिला है, अधिकार तो बराबर है, और किसी को कानूनन जो अधिकार मिले हैं अगर वो किसी को दिए जा रहे हैं तो फिर उसमें धर्म कहां से आता है? जो आज जो उनको बेनिफिट या मेंटेनेंस का कोई उनको वर्डिक्ट उनके फेवर में आया है, तो ये क्योंकि कानून है, जैसे यहाँ पे है 2019 का कानून है जो मुस्लिम महिलाओं को शादी के बाद उनके लिए एक्स्ट्रा राइट्स क्रिएट करता है। पर ऐसा नहीं है कि ये लेजिस्लेशन सिर्फ मुस्लिम लेडीज के लिए कार्व्ड आउट है। ये हिंदू मैरिज एक्ट में भी इस तरीके के प्रावधान है। ये पर्सनल लॉज है, पर्सनल लॉज बिल्कुल लागू होते हैं अपने अपने रिलीजन पे। और जहां तक सीआरपीसी की बात है, सीआरपीसी एक सेक्युलर पीस ऑफ लेजिस्लेशन है जिसका इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन किया है। दोनों लेजिस्लेशंस को साथ में लगा के ये देखा है कि मेंटेनेंस कैसे दी जाए, और मेंटेनेंस का अमाउंट अगर एक जगह पर्सनल लॉज में मिला है तो उसको कैसे सीआरपीसी के प्रावधान के अंडर कैसे ऑफसेट किया जाए। ठीक है, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है सर। असगर अली साहब, क्योंकि महिलाओं के उत्थान के लिए आप बहुत काम करते हैं, हम भी करते हैं। मेरा सवाल यह है कि वाकई में अगर किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है तो भाई उसके खिलाफ तो हम जितने पैनल में हैं सबको एक साथ आवाज उठानी चाहिए ना। बेशक ये सोचे कि ये किसके खिलाफ किसके पक्ष में है। अगर महिला के पक्ष में तो सबको वेलकम करना चाहिए सर। नारी का सम्मान की ही बात है, तो अगर वो पत्नी है तो उसका सारा भरण पोषण उसका पति करता है, अगर वो बेटी है तो उसका पिता करता है, अगर वो माँ है तो उसका बेटा करता है, अगर वो पत्नी नहीं है, वो किसी और की पत्नी बनने के लिए आजाद है, तो उसका भरण पोषण कोई दूसरा क्यों करेगा जब अरे सर मैं ये कह रहा हूँ उस पूरे फेज के अंदर असगर अली साहब आप जो फिल इन द ब्लैंक है ना उसको नहीं भर रहे। भाई शादी हो गई, पिता की जिम्मेदारी खत्म हो गई, आप समझिए बच्चा अभी 2 साल का है, पति ने तलाक दे दिया, अब कौन भरण पोषण करेगा सर? शादी जब होगी तब हो जाएगी उसकी किसी से, कौन करेगा भरण पोषण? कहानी है।
अब ये एक कहानी है ना, आपने एक ये इमेजिनेशन ही किया है ना, मैं भी एक इमेजिनेशन कर लूं। अरे सर आप ये कह रहे हैं भाई इधर तलाक हुआ और अगले 2 घंटे में शादी हो गई, निकाह हो गया, आप ये कह रहे हैं? अगर पति पत्नी का रिश्ता है जी, अगर चलिए असगर साहब, मुझे लग रहा है कि कुछ बंधनों में आप बंधे हुए हैं, इसलिए जो जुबान तक आ रही है ना चीज, उसे आप बोल नहीं पा रहे हैं। भावनाएं आपकी भी बिल्कुल वही है जो मेरी है, बस आप बोल नहीं पा रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राखी जी आपका भी शुक्रिया, अनुश्री जी आपका भी, और ध्रुव जी आपका भी शुक्रिया। महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है, और मशीन शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया। आप सोचिए, एक महिला सिर्फ चाय अच्छी नहीं बना पा रही तो उसको आप घर से निकाल देंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे एक मशीन आप चाय बनाने के लिए कराए, उसने अगर चाय अच्छी नहीं बनाई, आपको मशीन पसंद नहीं आई तो आप उसको बाहर कर देंगे। अगर उसने मटन अच्छा नहीं बनाया, आप उसको बाहर कर देंगे। ऐसा नहीं है, हर धर्म के अंदर महिलाओं का सम्मान है, लेकिन जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, जो महिलाओं को सिर्फ टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है, वहां आकर सुप्रीम कोर्ट खड़ा होता है और सुप्रीम कोर्ट वो फैसला देता है जो नजीर होता है और वो सबको मानना चाहिए, क्योंकि शरिया से धर्म चल सकता है, देश नहीं चल सकता। और जब देश की बात आएगी तो कानून की बात आएगी, और देश सिर्फ कानून से चलेगा। नमस्कार। ये मेंटेनेंस का जुमला जो है, दूसरी शादी ना कर ले या जब तक वो हयात से है, जब तक मर न जाए शौहर से मेंटेनेंस लेना, ये इस्लामिक शरिया के खिलाफ है। ये किसी भी तरह का कोई दान नहीं है, और कोई भी तलाकशुदा मुस्लिम महिला बाकायदा जा सकती है कोर्ट्स में, और इसी धारा के तहत अपने लिए मेंटेनेंस की वो मांग कर सकती है।